हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कितना 8 क्लास की एनसीईआरटी इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे व्यापार और साम्राज्य। ऐसे ही 8 क्लास में जितने ये चैप्टर दिए हैं ना, टोटल 8 चैप्टर, उन सबको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उनसे संबंधित रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको पढ़ेंगे हम। देखिए दोस्त, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो उन सारे एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से प्रश्न ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर जीके जी आते हैं तो एनसीईआरटी से प्रश्न ही आएंगे, तो ये आपके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1 नंबर से प्रश्न है, वो बोल रहा है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। 1 नंबर है, भारतीय इतिहासों को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। तो जी हाँ, भारतीय इतिहास के 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल, ठीक है। ये अंग्रेजों ने बांटा है। और वही आए तो बताए कि प्राचीन में हिंदुओं का शासन था, मध्यकाल में मुसलमानों का शासन था, और आधुनिक काल में अंग्रेजों का शासन है, ठीक है। दूसरा जो हमारा दूसरा है, वो बोल रहा है इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई। तो हाँ, पश्चिम से अंग्रेजी लोग आए थे, ठीक है। जो यूरोपीय वासी थे वही पश्चिम से आए थे, तो ये पश्चिम से ही परंपरा आई, ठीक है। तो दोनों कथन सही है। क्या पूछ रहा था कि संबंध में एक कथन पर विचार करना है, ठीक है। तो सही कथन ही बताना है, तो कथन तो दोनों सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? आधुनिक समाज की विशेषता में क्या क्या निम्नलिखित है, ठीक है। मतलब आधुनिक समाज की विशेषता में क्या है आज के टाइम में, ठीक है। तो स्वतंत्रता तो है, ठीक है, समानता भी है, लोकतंत्र भी है, लेकिन सामंत व्यवस्था नहीं है। सामंत व्यवस्था कब थी? तो ये मध्यकाल में थी, ठीक है। सामंत व्यवस्था मध्यकाल में थी। अब सामंत व्यवस्था नहीं है, स्वतंत्रता है, समानता है और लोकतंत्र है। तो 1, 2 और 4 है, 3 नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 4 किस में है? 1, 2, 4 ऑप्शन डी में है, तो हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो दोस्त, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का जो नक्शा है ना, उसे रेम्स रेनले को दिया था, ठीक है। किसको? जेम्स रेनले को दिया था। अब जेम्स रेनले तो जो था ना, वो नक्शा बनाने का बहुत ही मतलब हुनर रखता था, तो उसी को ये काम दिया गया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल, ठीक है। पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए दोस्तों, उस समय अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। और जो अंग्रेज थे ना, वो जो अपने इंडिया के सैनिक थे उनसे बहुत भेदभाव करते थे, ठीक है। उस समय जो सैनिक होते थे वो यूरोपीय भी होते थे, भारतीय भी होते थे। तो यूरोपियों को पैसा ज़्यादा मिलता था, भारतीयों को पैसा कम मिलता था, ठीक है। उन लोगों का खान पान भी अच्छा था, भारतीय लोगों का खान पान भी घटिया तरीके का था। तो इसी भेदभाव के कारण पुलिसों ने क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया कि खाना बढ़िया नहीं है, भेदभाव भी नहीं होता है, हमारा प्रमोशन भी नहीं होता है। तो इस कारण क्या हुआ? पुलिसों ने हड़ताल कर दिया। और ये खबर जो दूसरी थाने में पहुंची तो उन लोगों को भी पता चला कि मेरे यहाँ भी यही हाल है। तीसरे थाने में पहुंची तो उन लोगों को भी पता चला कि मेरे थाने में यही हाल है। तो उन सारे ने मिलकर, सारे थाने के पुलिसों ने मिलकर क्या करना शुरू किया? हड़ताल अंग्रेजों के खिलाफ। तो वही पूछ रहा है कि इसके कारण क्या थे? तो कम वेतन, जी हाँ, कम वेतन भी कारण थे, खराब भोजन भी कारण था इसका, ठीक है, ये भी कारण था। और स्वतंत्रता आंदोलन नहीं, स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये अपने खुद के लिए ही लड़ रहे थे कि हमारा मतलब तौर तरीका अच्छा नहीं है, हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बुरा किया जा रहा है, इसलिए ये लड़ रहे थे। तो ये डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सी, ए, बी दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन डी नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, नौसेना का जो विद्रोह था ना, 1946 में हुआ था। और इसकी नेतृत्व किसने कर रहा था? कौन कर रहा था? तो नेतृत्व कर रहा था एम.एस. खान। ये दरोगा में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ। तो भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ये भी पूछ लिया है। तो इसका नेतृत्व कर रहे थे एम.एस. खान ने, ठीक है, एम.एस. खान। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा जो लिखित इतिहास है उसमें किस चीज़ का जिक्र मिलता है ये बताना है हमको, ठीक है। तो देखते हैं गवर्नर जनरल के शासनकाल का अध्ययन के बारे में मिलता है। तो जी हाँ, जो अंग्रेजों ने जो लिखे थे ना, वो क्या बोलते हैं, इतिहास अपना, तो उसमें लिखे थे कि कौन गवर्नर कब आए थे, कितने इनका शासनकाल क्या था, और इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी जारी की, बस ये लिखे थे। अंग्रेज अधिकारियों के गतिविधियों और नीतियों के बारे में लिखा गया था। तो हाँ, इसके बारे में भी लिखा गया था। भारतीय गतिविधियों के बारे में, इसके बारे में वो क्यों लिखेंगे कि भारत में कौन कौन सी गतिविधि हो रही है, कौन कौन सी नहीं। तो ये गतिविधियों के बारे में, जो भारत में जो काम हो रहा था, गतिविधि हो रही थी, उसके बारे में ये लोग नहीं लिखे थे। तो 1 और दोनों
सही हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा नहीं होगा, 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 हमारा सी ऑप्शन में बिल्कुल है, यही सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है जेम्स मिल के द्वारा निम्नलिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है। ठीक है, सत्य है तो क्या असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, असत्य कौन सा सत्य है हमें बताना है, गलत इसमें कौन दिया गया है। ठीक है, कथन सत्य है तो असत्य कथन का चयन करना। कैसा? असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। तो किसने लिखी? जेम्स मिल ने लिखी। तो जी हाँ, ये जेम्स मिल ही लिखे थे। ठीक है, इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया। बिल्कुल सही। अभी बताया नहीं थे कि जो पश्चिमी लोग आए तो पश्चिमी में यही था, जेम्स मिल ही था जो बताया था। ठीक है, पश्चिम से यूरोपीय जो आए थे उसमें ये जेम्स मिल ही था। उसने ही बताया था क्या कि प्राचीन काल में हिंदुओं का शासन था। ठीक है, और मध्यकाल में मुसलमानों का शासन था और आधुनिक काल में अंग्रेजों का शासन है। तो ये कौन बताया था? जेम्स मिल ने बताया था। तो ये पश्चिम से ही तरफ से आए थे। ठीक है, तो इसको जेम्स मिल ही ने बताया था। आगे देखते हैं, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना। जी हाँ, ये भी सही है। ये मानता था ना कि अंग्रेजों की भलाई के लिए मतलब भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन अच्छा है, क्योंकि भारतीय बराबर तरीके के हैं, पुराने ज़माने के हैं, इन्हें अच्छे तौर तरीके नहीं पता है। तो ये अंग्रेज़ यहाँ रहेंगे तो इन्हें अच्छे तौर तरीके सिखाएंगे, चलना, बात करना, ठीक है, व्यापार करना, ये सब इनको नहीं पता है, ये अनपढ़ लोग हैं। तो इन्हें कौन बताएंगे? अंग्रेज। तो इस संदर्भ में ये मानता था कि अंग्रेज भारतीयों के लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो इसका कथन ये भी सही है। तो इसके अनुसार तीनों सही है। पूछ रहा है असत्य कथन बताएं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई असत्य नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। कितना? 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है क्या 1946 में, ठीक है, 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो बम्बई में सेना द्वारा जहाज़ों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो हाँ, ये व्यवस्था की गई थी। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ लोगों को भी गिरफ्तार करने की आशंका थी। बिल्कुल ठीक है, इसमें ये ऑप्शन वो बोल रहा है कि विशाखापट्टनम में स्थित पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसक हुआ था। नहीं, ये नियंत्रण से बाहर नहीं था। ठीक है, नियंत्रण में था। यहाँ विशाखापट्टनम में सारी चीज़ नियंत्रण में था, तो ये गलत है। आगे बोल रहा है डी ऑप्शन, विशाखापट्टनम में कुछ लोगों के काम करने से इनकार करने का उम्मीद थी, लेकिन आगे से किसी और परेशानी की आशंका नहीं थी। तो हाँ, कुछ लोग जो थे वो काम करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन और किसी बड़ी परेशानी की आशंका नहीं थी। तो ये सही है, मतलब विशाखापट्टनम नियंत्रण में था। यहाँ बोल रहे हैं नियंत्रण में नहीं था, नियंत्रण से बाहर था और भारी भीड़ हुआ था, इसलिए कौन सा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न। बोल रहा है खुश नवीसी। ये खुश नवीसी क्या है? ठीक है, तो खुश नवीसी जो है ये क्या है ये बताना है हमें। तो क्या ये लघु चित्रकला विधि है, सुंदर लेखन कला है, मूर्ति कला विधि है, या इत्र बनाने की एक कला है? तो क्या है खुशनवीसी? तो खुशनवीसी जो है ना एक सुंदर लेखन कला है। क्या है? सुंदर लेखन कला है। ठीक है, अब बोल रहा है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, थोड़ा इसको ऊपर कर दे ताकि अच्छा से दिखे। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो ये विचार करना है, इस पर देखना है क्या कि ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है। सही कथन पर विचार करना है कि सही कौन है और गलत कौन है। ठीक है, तो सही बताना है हमें। तो एक है 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया था। बिल्कुल ये सही है। ऐसा हुआ था कि अंग्रेज ने भेदभाव करते थे, अपने जो यूरोपीय सिपाही थे उनको ज़्यादा पैसे देते थे, उन्हें उनका प्रमोशन भी होता था, खाना पीना भी अच्छा था, लेकिन जो भारतीय सिपाही थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, प्रमोशन भी नहीं होता था, पैसे भी कम थे, खाना पीना की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो ये सही है। दूसरा जो है हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों में खास तौर पर पुलिस लाइन्स की रसोई से आने वाली खाने का विरोध किया गया। बिल्कुल, खाना बहुत घटिया किस्म का आता था इसलिए विरोध किया गया। यह विद्रोह प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस थाने तक सीमित रहा और दूसरे थाने तक नहीं फैला। नहीं, ये धीरे धीरे पूरे थाने तक फैल गया था। ठीक है, एक ही थाने तक नहीं था, तो इसलिए ये गलत है। और क्या सही कथन का चुनाव करना था, तो 1 और 2 सही है, तो 1 2 सही, आंसर ए में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न क्या है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित कंपनी द्वारा 11 नंबर प्रश्न है, कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने का क्या प्रभाव हुआ? तो कंपनी द्वारा जो दीवानी
अधिकार प्राप्त होने पर क्या प्रभाव हुआ? तो देखिए जो दोस्त जो ना हुआ बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के बाद ना 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और उस संधि के बाद ना क्या हुआ कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हुई। अब दीवानी मतलब क्या है? तो दीवानी कहने का मतलब है कि जो राजस्व होगा, जो पैसा वसूलने का काम करेगी, वो कंपनी करेगी, और वहाँ शासन प्रशासन वहाँ के राजा लोग देखेंगे। ये लोग शासन प्रशासन करना नहीं चाहते थे, ये व्यापारी लोग थे, ये लोग अपना बस फ़ायदा देखते थे। तो सिर्फ ये कर वसूलेंगे, ठीक है, वहाँ के दीवानी मामला रखते थे, कर वर वसूलेंगे और व्यापार करेंगे, ठीक है, और टैक्स वाला सब काम ये देखेंगे। लेकिन शासन कौन करेगा? वहाँ के नवाब करेंगे। तो यही दीवानी थी, ठीक है। तो बोल रहा है कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, कंपनी ने बड़ी मात्रा में राजस्व वसूली थी, ठीक है। बोल रहा है ब्रिटेन से सोने तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी संख्या में बंगाल से वस्तुओं का निर्यात यूरोप में किया जाने लगा। तो नहीं, ये पहले होता था, जब इलाहाबाद की संधि नहीं हुई उससे पहले होता था कि यूरोप से बड़े मात्रा में सोना चांदी आते थे, ठीक है, यहाँ के नवाबों के पास, और नवाब यहाँ के, और यहाँ से अंग्रेज़ क्या खरीद के ला जाते थे? तो वस्तु और जो मसाला जो होती थी वो खरीद के यूरोप लेके जाते थे। तो अब जब उन्हें दीवानी मिल गई तो वो सोना के बदले कपड़े क्यों ले जाएंगे? वो बहुत ज़्यादा माल खरीदते थे और कम पैसे दे के जाने लगे। कब? दीवानी मिलने के बाद, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है। तीसरा जो है कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया तथा खेती चौपट होने लगी। जी हाँ, क्या हुआ ना, ये बिल्कुल सही है। अब क्यों सही है ये समझते हैं। तो क्या हुआ ना कि अंग्रेजों को दीवानी मिली तो वो कम कर पे, कम पैसे पे किसानों से जबरन उनका अनाज खरीद लेते थे, ठीक है, और जो कपड़े होती थी, जो बुनाई द्वारा जो भी कारीगर थे, उनसे कम पैसे पे अधिक माल ले लेते थे, जिससे क्या हुआ, उनका कारोबार चौपट होने लगा। तो तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कूट की सहायता से हमें क्या सही उत्तर का चयन करना है। सत्य कौन है? तो 1 और 3 है। तो 1 और 3 सत्य है, लेकिन 2 क्या है? असत्य है। तो 1 और 3 बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे प्रश्न है, बहादुर शाह जफर की बेटी को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो दोस्त गिरफ्तार किसने किया था ये बताना है। तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय कैप्टन हडसन भी था, और ठीक है, ये भी था क्या वहाँ के विद्रोह को नियंत्रण करने में, जो बाद में मारा गया था। तो इन्होंने ही बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे उनको गिरफ्तार किया था, यही, ठीक है। और इनके सामने ही, बहादुर शाह जफर के सामने ही उसे गोली मारा गया था, ठीक है। अब समझो एक बाप के सामने एक बेटे को गोली मार दी जाए तो बाप पे क्या बीतेगी। तो ये हुआ था, और कैप्टन रीड वहाँ मारा भी गया था, ठीक है। तो 13 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न है वाणिज्य कंपनी, ठीक है, वाणिज्य कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो क्या है वाणिज्य कंपनी के बारे में। तो वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। देखिए दोस्त, ये जो कंपनी लोग आए थे तो इनका मेन लक्ष्य ही था, ये शासन प्रशासन करना नहीं चाहते थे, ये सिर्फ चाहते थे कि हमें बहुत अधिक मात्रा में लाभ हो, सिर्फ लाभ कमाना चाहते थे। तो ये बिल्कुल सही है। वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचना चाहते थे। जी हाँ, ये इसीलिए आए थे, और ठीक है। और दीवानी लेने का मुख्य कारण भी यही था कि जो हम अधिक पैसे देते हैं उसमें उसके बराबर सामान ले जाते हैं उसके एवज में। तो ये चाहते थे कि हमें यहाँ दीवानी मिले, और दीवानी मिल जाने के बाद कम पैसे से ज़्यादा सामान लेकर जाते थे, जो मतलब उचित कीमत नहीं देते थे। चाहे वो किसान हो या फिर कोई कारीगर हो, उसके सामानों का उचित कीमत नहीं मिलता था, जिससे हम किसानों का क्या होने लगा, अधिक शोषण होने लगा, कारीगरों का शोषण होने लगा, उनका व्यापार चौपट होने लगा। तो ये 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो बोल रहा है सत्य कथन बताएं, तो सत्य कथन तो दोनों है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न क्या है, बंगाल के एक नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो इनके बीच जो टकराव हुआ ना, उसका कारण ये फरमान का दुरुपयोग था। जो इन्हें फारूकशियर ने फरमान दिया था कि बंगाल में जाइए शासन करिए, तो ये कंपनी के व्यापार के लिए दिया गया था। लेकिन जो कंपनी के अधिकारी जो थे ना, वो अपने लिए उसका यूज़ करने लगे और उसका दुरुपयोग करने लगे, निजी मामले के लिए उसका उपयोग करने लगे। तो इसलिए सिराजुद्दौला ने क्या किया था, उसी का विरोध किया था। तो यही टकराव का कारण था और कुछ नहीं था। तो इस अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या है। तो बोल रहा है कि सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो नहीं, मुर्शिद कुली खां तो 27 में बेचारा निपट गया था, ठीक है, 22 में आज़ाद हुआ और 1727 में निपट गया। ये जो सिराजुद्दौला जो नवाब बना था ना, तो ये अली वर्दी खां के बाद बना था। किसके? अली वर्दी खां के बाद, ठीक है, अली वर्दी खां के बाद बना था। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, अली वर्दी खान होगा। तो इस अनुसार ये गलत है। दूसरा जो है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, तो ये भी सही है, ठीक है। इनके बीच विवाद क्या था, किसको लेकर था,
थोड़ा जज्बे के लेकर ही था। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या है कि सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो जी हाँ बिल्कुल, और इसमें धोखे के कारण, ठीक है, इनकी हार हो गई थी। इनका जो सेनापति था, मेन सेनापति मीर जाफर, गद्दी के चक्कर में इनको धोखा दिया था और इस कारण इनको हारना पड़ा। ठीक है, तो इस अनुसार हमारा 1 और 2 और 3 सही है, 1 गलत है। तो 2, 3 ऑप्शन सी में है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखते हैं। सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख क्या कारण थे? तो इसके हार के प्रमुख कारण क्या थे वो बताना है हमें। ठीक है, तो कारण क्या थे? सैन्य कमजोरी? नहीं, सैन्य कमजोरी नहीं थे। ठीक है, अगर सेना इसका साथ देता तो वो बंगाल से ना अंग्रेजों को निकाल कर फेंक देता, लेकिन उसका वो मीर जाफर ही धोखा दे दिया था। अंग्रेजों की तुलना में वित्तीय स्थिति कमजोर थी? नहीं, उस समय सिराजुद्दौला बहुत मजबूत था, इसकी वित्तीय स्थिति भी बहुत मजबूत थी। सेनापति मीर जाफर की धोखाबाजी के कारण? जी हाँ, ये मीर जाफर ही ना धोखा दे दिया था, इसी के कारण क्या हुआ था, सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न कितना, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि 17 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि क्या प्लासी के युद्ध के बाद, मतलब पश्चात मतलब बाद ही होता है, उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। जी हाँ, ये सही है। कंपनी ना वहाँ कभी शासन करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो प्रशासन अपने हाथ में नहीं लिए, वो सिर्फ क्या करना चाहते थे, व्यापार करने आए थे, तो उन्होंने दीवानी संभाला, प्रशासन नहीं। प्रशासन कौन देखता था? तो वहाँ का नवाब देखता था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया? नहीं, मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं बना था। जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया ना, तो उसके बाद मीर जाफ़र बना था। ठीक है, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बना है, तो इसके बाद कौन बना था? मीर जाफ़र बना था, मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र बना था, तो ये गलत है। तो आगे देखते हैं पूछा क्या है। देखिए क्या बताना है हमें, तो पूछा है 17 नंबर प्रश्न में कि असत्य कथन का चयन करें। अब इसमें असत्य कौन है? तो असत्य, सत्य तो पहला था, दूसरा असत्य था। ठीक है, तो वहाँ मीर जाफ़र होगा, मीर कासिम नहीं। ठीक है, तो इस अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, बोल रहा है क्या 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय जो बंगाल का नवाब था ना, वो मीर जाफ़र था, क्योंकि पहले सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बना, फिर मीर कासिम बना, फिर मीर कासिम मुंगेर राजधानी ले गया ना, तो राजधानी मुंगेर ले जाने के बाद अंग्रेजों ने इसे हटा दिया, तो फिर मीर जाफ़र बना था, तो फिर बक्सर की लड़ाई किया था ये। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय मीर जाफ़र था, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो बोल रहा है ऑप्शन ए में है क्या कि बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई? नहीं, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज तो थे, लेकिन अंग्रेज के विपक्ष में कौन कौन थे? मीर कासिम था। ठीक है, उसके बाद अवध के नवाब थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के उस नवाब थे, तो मुगल बादशाह भी थे, तो 3 त्रिगुट सेना थी इस तरफ। ठीक है, तो एक अकेले नहीं था, इसलिए ये गलत है। ठीक है, दूसरा है बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया। तो बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी, सिर्फ दीवानी लिए थे, वो फौजदारी नहीं लिए थे। फौजदारी मतलब कि वहाँ शासन प्रशासन वो नहीं करना चाहते थे, उन्हें सिर्फ दीवानी से मतलब था कि अच्छे से व्यापार कर सके, तो उन्होंने दीवानी लिया था। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो क्या पूछ रहा है कि सत्य कथन बताएं, तो सत्य कोई नहीं है, तो न तो 1 और न ही 2, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, सहायक संधि के संदर्भ में तो बोल रहा है सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, अंग्रेज जो सहायक संधि देते थे ना, वो बोलते थे कि देखिए हम आपकी सहायता कर रहे हैं, शासन प्रशासन यहाँ हम देखेंगे, हमारी एक सेना की टुकड़ी रहेगी, सिर्फ आपका काम यह है कि इन शासन जो सेना यहाँ रहेगी ना, उसको देना है, तनख्वाह देना है, उसको खाना पीना देना है। ठीक है, और वो हम आपकी रक्षा करेंगे, तो फिर आपको सेना रखने की क्या जरूरत थी? तो इस अनुसार ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अंग्रेजों की सहायक संधि में यही था। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। हाँ, वो वादा करते थे कि हाँ आप हमारी सेना रखिए, ठीक है, और इनकी जो आवश्यकता है वो पूरा करिए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा जो है सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी को उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है। ये क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो सहायक संधि होती थी वहाँ अंग्रेज अपना सेना रखते थे, शासन प्रशासन मतलब वहाँ सुरक्षा के लिए, नवाब की सुरक्षा के लिए, जो वहाँ राजा होता था उसकी सुरक्षा के लिए, और धीरे धीरे इतनी सेना वहाँ भेज देती थी कि वो जो वहाँ के राजा होते थे ना, वो उनका
मतलब खान पान और उनकी वेतन देने में वो बिक जाते थे। और जब वेतन नहीं दे पाते थे तो क्या करते थे, अंग्रेज़ बोलते थे कि आपसे तो ये संभाल ही नहीं रहे हैं, तो आप शासन प्रशासन हमें दे दीजिए, ठीक है। और फिर उस राज्य को भी हड़प लेते थे। तो इस अनुसार तीसरा भी सही है, ठीक है। तो 1 2 3 सब सही है। तो बोल रहा है सत्य कथन बताया, तो सत्य कथन बताया तो ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 सब सही था हमारा, तो सब सही था तो हम कौन लगाएंगे, आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि इसी में 1 2 3 है, ठीक है। आगे जो प्रश्न है वो है हैदर अली, ठीक है। हैदर अली मैसूर के शासक थे दोस्त, ये हैदर अली, ठीक है। और अंग्रेजों को भारत में हराने वाले भी सबसे पहले शासक हैदर ही अली है, ठीक है। हैदर ही अली ऐसे इंसान है जो अंग्रेजों को पहली बार भारत में हराया था, हराने वाले शासक है, ठीक है। तो बोल रहा है हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है ना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी, ठीक है। और वो मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी, यानी कि ये युद्ध में मारे गए थे, नहीं, कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया था, तो कौन सा कदम उठाए थे ये बताना है हमें। तो 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों को चंदन की लकड़ी और काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। जी हाँ, टीपू सुल्तान जो थे ना, तो उनके अंतर्गत जो बंदरगाह आते थे वो वहाँ रोक लगा दिए थे कि अंग्रेजों की ना यहाँ से कोई व्यापार होगा, ना ही कुछ यहाँ से अंग्रेजों को जाएगा, ना निर्यात होगा। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, उन्होंने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। तो हाँ, वो उनकी संबंध फ्रांसीसी व्यापारियों से थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा जो है, फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, तो बिल्कुल सही है। वो अपनी सेना फ्रांसीसियों को देखकर आधुनिकीकरण भी किए थे, एक शस्त्रागार की स्थापना भी किए थे, ठीक है। तो ये भी सही है। और ये टीपू सुल्तान को ना जीता जाता दैत्य कहा गया है। और इनका एक कथन है कि मतलब 100 साल के गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन जियो मगर शेर की तरह जियो। तो ये भी पूछ सकता है कि ये कथन किसने कहा है, तो वो कथन जो है टीपू सुल्तान की है, ठीक है। इन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि शेरे मैसूर किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो दोस्त सत्य तो तीनों थे ना, तो इसमें पूछ रहा है जो क्या कि सत्य कथन की चयन करें, तो सत्य तीनों था, तो 1 2 3 तीनों हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे है 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 23 नंबर प्रश्न है 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। 1799 में टीपू हार गए, जब ये उस समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, धोखे से अंग्रेजों ने सोते वक्त हमला किया और वहाँ टीपू को शहीद हो गए थे, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारे गए, बिल्कुल सही है। वांडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। जी हाँ, जब टीपू मारे गए थे ना, तो अंग्रेज अपनी वहाँ सत्ता अपने हाथों में लेते हैं और वहाँ जो पहले जिस शासक का शासन था ना, वांडियार वंश का, उन्हीं को शासन हाथ दे देते हैं, क्योंकि वो उनके हाथों की कठपुतली थे, जैसा वो कहते थे वैसा वो करते थे, ठीक है। तो उनके हाथों में दे दिएगा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई थी, बिल्कुल, क्योंकि अब कोई विरोध करने वाला था ही नहीं, जिससे बैठाए थे वो अंग्रेज के चाटुकारी थे, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके अनुसार आंसर क्या पूछ रहा है। 23 नंबर में बोल रहा है सत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। तो सत्य तो तीनों था, तो इस अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। 1 2 3 सभी सत्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो सर्वोच्चता की नीति बोल रहा है किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग्स का है, ऑप्शन डी में है, इसी के द्वारा की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा नहीं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा नहीं। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, आदमी कभी कभी सोचता है वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों ऑप्शन में दिया है। तो हेस्टिंग्स सिर्फ याद करेंगे ना तो हम बी भी लगा सकते हैं, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग याद रखिएगा, और लॉर्ड हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न क्या है। 25 नंबर प्रश्न है रानी चेन्नम्मा, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है कि इसमें सही कौन है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो बोल रहा है कि रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। जी हाँ, इनका संबंध कर्नाटक से था, ठीक है। आगे है कि रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका है। दोस्त अहिंसक नहीं, हिंसक शासक, ठीक है, हिंसक आंदोलन करने वाली, ठीक है। तो ये गलत है। इस तीसरा जो है वो है बोला 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी सही है, ठीक है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और 1829 में उन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी सही है। गलत कौन है, 2 से गलत है, ठीक है। 1 3 सही है, तो 1 3 किस ऑप्शन में है, तो बी में है, तो इस अनुसार हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कंपनी आगे है 26 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, कंपनी ने सिंध पर
किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी ने सिंध पर जो कब्जा किया था ना 1843 में किया था। कब? तो 1843 में किया था। कौन था उस समय वायसराय? तो उस समय जो गवर्नर थे ना वो लॉर्ड एलनब्रो थे। ठीक है, कौन? लॉर्ड एलनब्रो थे। ठीक है, आगे देखते हैं कितना नंबर प्रश्न है? तो 27 नंबर बोल रहा है। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जो रियासतें हैं और उन्हें कब हड़पा गया, इसके अनुसार मिलान करिए। ठीक है, कौन से रियासत को कब हड़पा गया ये मिलान करना है। तो बोल रहा है सतारा को कब हड़पा गया था? तो सतारा को 1848 में हड़पा गया था। ठीक है, दूसरा जो है संबलपुर को कब हड़पा गया? तो 1850 में हड़पा गया इसको। ठीक है, अब जो है तीसरा जो है वो बोल रहा है उदयपुर को कब हड़पा गया? तो इसे 1852 में हड़पा गया था। नागपुर को कब हड़पा गया? तो इसे 1853 में हड़पा गया। ठीक है, तो क्या होगा? एक का बी है, तो एक का बी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब देखिए एक का ए और डी है, बी का कौन है? तो बी का ए है, तो बी का इसमें नहीं, दो का ए इसमें नहीं है लेकिन दो का ए इसमें है, तो इस अनुसार हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, ऐसे जब 50-50 पे आ जाए ना तो आपको आंसर ना भी पता हो तो भी आप एक लगा दीजिए क्योंकि चांस 50% सही होने का है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न कितना 28 नंबर बोल रहा है अवध के अधिकरण के संबंध में, क्या अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, सत्य कथन बताना है। तो बोल रहा है अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण कर दिया। तो जी हाँ, बोले कुशासन के आरोप लगाकर ही अवध को हड़पा गया। ठीक है, और हड़पने वाला कौन था? डलहौजी था। 1856 में इसको हड़प लिया था अवध को। ठीक है, अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। जी हाँ, इस पर सहायक संधि 1801 में ही थोपी गई थी। तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। अब जो है तीसरा क्या बोल रहा है? जनता अवध के नवाब से परेशान थी। नहीं, जनता अवध के नवाब से परेशान नहीं थी, अतः उन्हें से अधिग्रहण का विरोध करने पर बड़े स्तर पर नहीं किया। तो ऐसा गलत है। वहाँ की जनता ना उनसे परेशान नहीं थी। और जब अंग्रेज वहाँ बोला 1857 की क्रांति हुई ना तो सबसे ज़्यादा विरोध जो हाँ हुआ वो अवध ही है। अवध में बहुत खून खराबा हुआ था। ठीक है, तो अवध में सबसे ज़्यादा विरोध हुए थे। इस अनुसार हमारा ये जो है ना तीसरा गलत है। तो क्या पूछ रहा है? सत्य कथन बताएं। तो तीसरा तो गलत है, तो सत्य कौन हो जाएगा? तीसरा को छोड़ के 1 2, तो 1 2 किस ऑप्शन में है? तो सी में है, तो सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 30 नंबर प्रश्न है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। तो विशेषता एक है हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय कलेक्टर होता था। बिल्कुल सही। जिसे यूरोपीय पद्धति पर नहीं, यूरोपीय नहीं, भारतीय पद्धति पर। ठीक है, भारतीय पद्धति पर दीवानी खारिज की। तो इस अनुसार ये गलत है। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। जी हाँ, तो सही कौन है? 1 3। और गलत कौन है? तो गलत है हमारा दूसरा। ठीक है, तो हम देखते हैं पूछा क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा है सत्य कथन बताया। तो सत्य 1 और 3 था, तो 1 और 3 बी ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न क्या है? बोले वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाए थे? तो वारेन हेस्टिंग्स पर जो महाभियोग चलाया था एडमंड बर्ग था। कौन? एडमंड बर्ग था। तो ये किस में है? डी ऑप्शन में। डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? तो इसको व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया था? ऑप्शन दिया गया ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनियों को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं था। इसे लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था। ठीक है, ये मतलब महारानी ने इसको दिया था कि आप जाइए, आपको एकाधिकार है, आप वहाँ अपना व्यापार करिए। ठीक है, दूसरा जो है वो बोल रहा है नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में उच्च कीमत पर बेच सकती थी। तो जी हाँ, ये अधिकार था उन्हें कि आप जाएं पूरब की देशों की ओर और वहाँ से सस्ती चीज़ें खरीद कर लाएं और यूरोप में जितना अधिक से अधिक दाम पर आप बेच सकते हैं बेचें। तो इस छूट के मामले में ही मतलब ये कंपनियां भारत आई थी। ठीक है, तो दूसरा सही है। बोला सत्य कौन है? तो सत्य तो सिर्फ 2 है, तो बी हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? तो यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या थी? तो सूती कपड़े थे। बिल्कुल। ठीक है, रेशम के उद्योग और कोयले नहीं, रेशम के उद्योग और कोयले नहीं थे। ठीक है, काली मिर्च थी, रेशम थे। ठीक है, और उद्योग और कोयले नहीं थे। तो इस अनुसार हमारा ये गलत है। सही कौन कौन है? 1 3 और 4 है। तो 1 3 4 किस में है? बी ऑप्शन में। तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 33 नंबर प्रश्न। क्या है? फैक्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्त
हमारे यहाँ जो व्यापारिक कंपनियां आई उन्होंने अपना एक एक फैक्ट्री लगाया। ये नहीं होगा, मजदूरों को फैक्टर नहीं किया जाता था, किसको, तो व्यापारियों को कहा जाने लगा। ठीक है, तो व्यापार प्रभावित करने वाले कारकों को नहीं, इसको भी नहीं, कंपनी के दासों को नहीं, व्यापारियों को। जी हाँ, यही ना आए थे, व्यापारी लोग ही आए थे, कंपनी खोले थे, तो व्यापारियों को ही क्या कहने लगा, फैक्टर कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही क्या खोला था, फैक्ट्री, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, फैक्टर। तो डी हमारा सही होगा, ना कि ए सही होगा। ठीक है, हम देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। बोल रहा है क्या कि 34 नंबर प्रश्न, लॉर्ड क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन की चयन करें। उसे कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा गया था। तो कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल में उसे नहीं भेजा था, दूसरे कार्यकाल में, ये उसके 2 कार्यकाल है। ठीक है, दूसरे कार्यकाल में आया ना, तो कंपनी में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तो उसे कंपनी ने कहा कि आप जाओ और दूसरे कार्यकाल में, याद रखें, दूसरे कार्यकाल में कंपनी ने कहा कि आप जाओ और कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करो। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ कि खुद भ्रष्टाचार के आरोप इस पर लग गए, और ये जब दूसरे कार्यकाल अंत होने के दौरान वहाँ गया यूरोप में, इंग्लैंड में, तो इस पर खुद महाभियोग चलाया गया। ठीक है, और ये वहाँ से तो बड़ी हो गया, लेकिन इसने खुद आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, तो दूसरा जो प्रश्न है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ये बिल्कुल सही है, ये भ्रष्टाचार खत्म करने आया था, लेकिन खुद लूटने लगा। ठीक है, और खुद लूटने लगा और कंपनी को ऐसे पैसे नहीं मिले, तो इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो दूसरा सही है। तीसरा जो है, उसने सर्वोच्चता की नीति के तहत नवाब को हराकर बंगाल का राजस्व पर कब्जा किया था। तो इसने बंगाल के राजस्व पर ऐसा सर्वोच्चता की नीति के तहत नहीं किया था, तो ये गलत है। तो बोल रहा है सत्य कौन है, तो 1 3 गलत है, तो सत्य कौन हो जाएगा, सिर्फ 2 सत्य है। ठीक है, हमारा आंसर ए होगा। आगे देखते हैं, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है, बोल रहा है कि स्थान दिए गए हैं, निर्यात की जाने वाली वस्तु दी गई है, मतलब कहाँ से कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती थी ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, बोल रहा है क्या, बंगाल से क्या किया जाता था, तो बंगाल से ना पटसन निर्यात किया जाता था। ठीक है, दूसरा जो है, असम से क्या किया जाता था, तो असम से चाय, आज भी असम में अधिक होता है, तो वहाँ से चाय ही किया जाता था। ठीक है, तीसरा जो है, पंजाब से क्या, तो पंजाब से ना कपास निर्यात किया जाता था। ठीक है, और मद्रास से चावल भेजे जाते थे। तो इस अनुसार ए का बी, तो ए का बी डी में है और बी में ए में है, तो हमारा ए ही सही होगा, 1 का बी और 2 का सी, तो बी सी इसी में है, तो इस अनुसार हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। ठीक है, कितना नंबर देखेंगे हम, तो 36 नंबर प्रश्न क्या है, अंग्रेजों द्वारा बंदोबस्त प्रणाली लाने के क्या कारण थे, तो उन्होंने बंदोबस्त प्रणाली क्यों लाई थी, इसके क्या कारण है ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं, खेती में सुधार लाने के लिए। जी हाँ, खेती में सुधार लाने के लिए, क्योंकि क्या हुआ था ना, अंग्रेज जबरन वसूली कर रहे थे, तो जो कम पैसे में मतलब वसूल कर रहे थे, तो इस अनुसार खेती में बहुत जो किसान लोग थे उनको घाटा होने लगा था। ठीक है, उनके व्यापार नष्ट होने लगे थे, तो इन्होंने खेती में सुधार लाने के लिए ही बंदोबस्त कानून लाया था। ये यहाँ तक तो सही है। ठीक है, अपने आय के बारे में आश्वस्त होने लगे थे। जी हाँ, इन्हें क्या होता था ना, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने क्या बंदोबस्त कानून लाया कि एक हम क्या ठेकेदार नियुक्त करेंगे और उसको हम दे देंगे कि यहाँ पे इतना हमें धन दीजिएगा, मतलब इतना किसानों से वसूली है और हमें एक निश्चित राशि दे दीजिएगा, हमारी इनकम फिक्स हो जाएगी और आप उससे ज़्यादा वसूली अपने पास रखिए, कोई उससे हमें लेना देना नहीं है। तो इस सोच के साथ भी इन्होंने किया था, तो इसलिए हमारा आंसर 2 सही हो जाएगा कि वो अपने आय के बारे में आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने किया, तो 2 सही हो जाएगा इस अनुसार। ठीक है, तीसरा जो है, प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए, तो हाँ, ये प्रशासनिक जटिलताओं से उस समय बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किया था, तो इस अनुसार हमारा तीसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सही हो जाएगा, तो 1 2 3, और पूछ रहा है सत्य कथन कौन है, तो तीनों है, तो 1 2 3 हमारा डी ऑप्शन है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी, तो इन्होंने दास प्रथा ना 1792 में समाप्त की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, कितना है, 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, कि भारत नील की खेती कहाँ की जाती थी, तो भारत में तो होती थी चंपारण में। ठीक है, भारत में भी होती थी, कैरेबियन द्वीप पर भी होता था, ब्राज़ील में भी, स्पेन में भी, उत्तरी अमेरिका, मतलब हर जगह होते थे। तो 1 2 3 4 और 5, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये नहीं पूछा गया, इसे लागू किसने किया। ठीक है, पूछा जा रहा है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल ना कौन थे, तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। ठीक है, ये था। ठीक है, आगे देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
देखिए कथन पर विचार करना है और असत्य कथन मतलब गलत कथन के बारे में बताना है कि इसमें कौन गलत है। देखिए तो अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनियों को मिला मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ मिलने लगा। जी हाँ, अस्थायी बंदोबस्त जब लगाया गया तो जमींदारों को दे दी गई कि आप इतना धन वसूलिएगा, हमें मतलब मानिए 10 किलो वसूल रहे हैं तो हमें 7 किलो दे दीजिएगा, 3 किलो रखिएगा, चाहे आप कितना भी उछले या कम उछले या ज़्यादा उछले, हमें 7 किलो चाहिए ही चाहिए। तो फिर क्या हुआ ना कि जो ज़मींदार लोग थे वो खेतों पे निगरानी करने लगे, अच्छी से बुआई कटाई करवाने लगे और अधिक से अधिक किसानों से वसूलने लगे। ठीक है, मारपीट करने लगे, किसानों से बुरा व्यवहार करके अधिक से अधिक माल वहाँ से वसूलते थे और अंग्रेजों को एक निश्चित कर था वो जो दे देते थे। ठीक है, तो ये इसके अनुसार ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो है अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी जो राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छिन गई। तो हाँ, उस समय अंग्रेज जो थे ना वो इसको परिवर्तित करते रहते थे और कहीं कहीं पैदावार कम होते थे लेकिन ज़मींदारों पे ज़्यादा राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी दी जाती थी, इसलिए वो क्या कभी कभी होते थे ना कि विफल हो जाते थे चुकाने में, तो ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि उन्हें जमींदारी से हटना पड़ता था। तो दो भी सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो इस अनुसार ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा रकम देते थे, इस अनुसार वो बहुत मतलब उनका हालत बहुत ख़राब होता जा रहा था और उनकी ज़मीन भी सुरक्षित नहीं थी। ठीक है, तो इस अनुसार ये भी सही है। बोल रहे हैं असत्य कथन बताए, जब तीनों सत्य है तो असत्य कौन होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कितना है। तो आगे हम हमारा महलवारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब महलवारी व्यवस्था लागू की गई थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। आगे देखते हैं हम कितना नंबर, 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या महलवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। तो अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था, नहीं, महलवारी व्यवस्था ये लागू नहीं किया था। ठीक है, इस व्यवस्था को महाल जो गांव का समूह होता था उससे ही की जाती थी। तो ठीक है, ये जो वहाँ के महाल होते थे ना उनसे ही वसूली की जाती थी। ठीक है, तो इसे ही महलवारी व्यवस्था कहा गया। जो गांव के समूह होता था ना महलों का, तो उनसे ही की जाती थी। तो ये सही है। तीसरा जो है भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेवारी सामूहिक रूप से महाल का होता था। तो हाँ, एक निश्चित राशि तय की जाती थी चाहे फसल हो या ना हो, लेकिन महाल क्या करेंगे, उसे चुकाएंगे। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं तय किया गया था, तो ये गलत है। तो बोल रहे हैं क्या सत्य कथन की पहचान करें। तो जब पहला भी गलत है तीसरा भी गलत है तो सत्य कथन कौन है, तो सत्य सिर्फ 2 है और 2 हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम कितना आगे प्रश्न कितना है, 43 नंबर क्या है, रैयतवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो रैयतवारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। तो रैयतवारी व्यवस्था का शुरुआत किसने की थी, अलेक्जेंडर रीड ने किया था। ठीक है, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों को न देकर यह सीधे रैयत यानी किसानों को दे दिया था। तो ये भी सही है। ठीक है, ये जो था ना रैयतवारी व्यवस्था, इसमें किसान और कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, कोई धन वसूलने वाला नहीं था। ठीक है, किसान डायरेक्ट कर ले जाकर किसको देते थे, तो वहाँ के मतलब अलेक्जेंडर रीड के जो अधिकारी थे उनको देते थे, यहाँ बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। तो इस अनुसार ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तो बोल रहा है क्या सत्य कथन बताया, तो सत्य कथन सी हमारा हो जाएगा, 1 2 दोनों। ठीक है, आगे है बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्त बंगाल में जब नील विद्रोह हुआ था ना वो 1859 में, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके ठीक बाद होने वाला विद्रोह नील विद्रोह ही था। ठीक है, खोंड जनजाति मुख्य भारत में किस राज्य से संबंधित है। तो जो बोल रहा है ना खोंड जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या है, 46 नंबर बोल रहा है बेबर एक प्रकार की घुमंतु खेती। ठीक है, वेबर किस क्षेत्र में के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, मतलब वेबर कहाँ किया जाता था, तो वेबर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में किया जाता था। वेबर मतलब एक तरीके का स्थानांतरित कृषि है, मतलब जो आदिवासी लोग थे ना तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाते रहते थे। तो मतलब जहाँ जाते थे वहाँ के जंगल की कटाई करते थे, सफाई करते थे और फिर वहाँ फसल की खेती करते थे। और जब क्या होता था पैदावार कम होने लगते थे तो फिर वो जगह चेंज कर देते थे, कहीं और जाते थे, फिर वहाँ ऐसा ही करते थे। ठीक है, तो उसे ही क्या कहा गया, स्थानांतरित कृषि। तो उस जो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी लोग थे और वो जो स्थानांतरित कृषि करते थे उसी को हम बेबर कहते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है प्रश्न। आगे जो है 47 नंबर बोल रहा है क्या, मिलान करें।
क्या सत्य कथन की मिलान करना है इसमें, ठीक है। कौन जनजाति और वो संबंधित क्षेत्र बताना है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, बोल रहा है क्या सहरिया जनजाति, तो ये पश्चिम भारत की तरफ थे, ठीक है। रियांग जनजाति, तो ये उत्तर पूर्वी भारत की तरफ थे, ठीक है। वैगा, तो वैगा कहाँ थे, तो ये मध्य भारत की तरफ थे, ठीक है। उराव, तो उराव ना पूर्वी भारत की तरफ थे। तो इस अनुसार BDCA किस में है, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डी में यही ऑप्शन दिया गया है। आगे है, अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे, क्यों, तो दोस्त अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे, और क्यों विरुद्ध थे, तो आइए समझते हैं इसको। एक है, झूम खेती के कारण वो कर वसूलना मुश्किल होता था। जी हाँ, झूम खेती करने में क्या होता था ना कि जहाँ पैदावार होती थी वहाँ के जंगल कटाई करते थे आदिवासी लोग, फिर वहाँ की खेती करते थे। जब वहाँ उर्वरकता कम हो जाती थी, उर्वरता, तो फिर वहाँ से किसी दूसरी जगह चला जाते थे। तो इस अनुसार जब वो अपना स्थान बदलते थे तो अंग्रेजों के लिए थोड़ा मुश्किल था कर वसूलने में, ठीक है। तो इस अनुसार हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो है, अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। तो जो अस्थायी रूप से थे उनको नियंत्रित करना तो आसान था, लेकिन ये क्या है, तो ये तो घूमते रहते थे किसान, ये आदिवासी किसान थे, जंगल में रहने वाले, जंगल की सफाई करते थे, खेती करते थे, घुमंतु थे, तो इनको नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए इनसे ये भी नाराज भी थे, तो ये भी सही है, ठीक है। दूसरा भी सही है। बोल रहा है क्या, झूम खेती के कारण पर्यावरण नुकसान होता था। देखिए, पर्यावरण नुकसान होता था, ठीक है, इसकी नुकसान थी, पर अंग्रेजों को इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इसके वो खिलाफ नहीं थे, अंग्रेज़ों को रहना थोड़ी ना था, वो तो सिर्फ व्यापार करने आए थे। पर्यावरण नष्ट हो जाता है, यहाँ से भाग जाते, तो इससे ये इसके संदर्भ में सही नहीं है। कथन सही है, लेकिन इसके संदर्भ में, स्टेटमेंट के संदर्भ में ये सही नहीं है, इसलिए ये गलत है इस स्टेटमेंट के संदर्भ में। तो 1, 2 सही है, और सही कौन है, 1, 2, तो 1, 2 हमारा सी ऑप्शन में, तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, मुंडा विद्रोह का क्या कारण थे, तो मुंडा विद्रोह के कारण बताना है, ठीक है, कि मुंडा विद्रोह के क्या कारण है, ठीक है। तो देखते हैं पढ़ के क्या होता है। तो दिकुओं और महाजनों का अत्याचार के कारण मुंडा विद्रोह हुआ था, बिल्कुल। उनकी जो पारंपरिक आधारित खेती व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा विरोध किया जाना था, नहीं, अंग्रेजों ने दिकुओं को मतलब खिलाफ कर दिए थे, ये इसका कारण नहीं था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा जो है, ईसाई मिशनरी का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप, जो ईसाई मिशनरी 1813 से यहाँ बसने लगे और आने लगे और अपना धर्म प्रचार करने लगे ना, तो क्या हुआ ना कि सबको धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। तो एक ये भी कारण था कि मुंडा विद्रोह हुआ, तो तीसरा कारण भी था। तो 1 था इसका कारण, 2 था, 3 था, लेकिन दूसरा नहीं है। तो 1, 3 किस में है, तो 1, 3 बी में है, तो इस अनुसार हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न कितना है, 50 नंबर। क्या है, बोला निम्नलिखित में से कौन आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। तो कौन पशुपालक नहीं थे ये बताना है। तो वैगा जो जनजाति थी ना, ये पशुपालक नहीं करते थे, ठीक है। आगे जो है वो प्रश्न देखते हैं हम लोग, कितना, 51 नंबर। क्या है, बोल रहा है क्या, औपनिवेशिक शासन के से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित में क्या असर पड़े। तो क्या असर पड़े ये बताना है हमें, ठीक है। इसके संदर्भ में क्या सत्य कथन बताना है। तो आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो हाँ, ऐसा ही था, जो आदिवासी मुखिया थे ना, उनका मालिकाना हक भी छीन लिया गया अंग्रेजों द्वारा, और जो नियम बनाए थे इनको भी अंग्रेज तोड़ मरोड़ दिए, बाध्य करने लगे। तो ये भी एक सही है। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया। तो जो घुमंतु किसान थे, बाध्य करते, उन्हें अंग्रेज एक जगह रखना चाहते थे, क्यों, क्योंकि ताकि उन्हें कर वसूलने में दिक्कत ना हो। तो ये भी सही है। तो बोल रहा है सत्य कथन बताएं, तो 1 और 2 दोनों सत्य है इस अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें, ठीक है। बोल रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह ना 1855 में ही हुआ था, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या कि संथाल विद्रोह के बाद कि कुल विद्रोह कब हुआ था। तो कुल विद्रोह ना 1831 में ही हुआ था। बोल रहा है कि वर्ली विद्रोह कब हुआ था। तो वर्ली विद्रोह ना 1940 में हुआ था, और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। तो इस अनुसार ABDC, तो ABDC किस में है, तो ABDC हमारा ऑप्शन सी में है, तो इसलिए हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 53 नंबर, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे, और वो एक स्थान पर टिक कर खेती करने वाले, समूहों में रहने वाले, और मंदिर में मदिरा पान से युवाओं को दूर रखने की सलाह देते थे। तो बिल्कुल ठीक है, वो अपने समाज में सुधार करना चाहते थे, ठीक है, और एक जगह टिक कर खेती भी करते थे, और वो मदिरा पान से, क्योंकि वो क्या हुआ था ना कि ये बिरसा मुंडा हमारे बाहर के समाज से, जैसे कि ये जंगल में तो रहने इनके पूर्वज रहते थे, लेकिन ये बाहर के यूनिवर्सिटी में पढ़े, स्कूल में पढ़े, ठीक है, तो उन्हें बाहरी ज्ञान मिली, सामाजिक ज्ञान, तो वो जाकर अपने पूर्वजों को सुधारने की कोशिश करने लगे। तो ये इस अनुसार ये सही है, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर के दूसरा देखते हैं। बोल रहा है
वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता और दया पर जोर देते थे, तो ये भी सही है, वो जनेऊ धारण करते थे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन कौन है, 1 और 2 दोनों है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है, सिपाहियों की अंग्रेजियों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे। तो जो सिपाही जो थे उनको अंग्रेजी के प्रति नाराजगी का कारण क्या था, ये बताना है। तो वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, तो बिल्कुल सही, उन्हें वेतन भत्ते भी कम मिलते थे। पता ही नहीं थे कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय सिपाहियों के प्रति भेदभाव करते थे, तो ये कथन सही है। ठीक है, वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु 1855 के कानून द्वारा सेना ने इसे बाध्यकारी बना दिया, तो ये गलत है। मतलब वो युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, ये तो सही है, लेकिन क्या हुआ ना कि उन्हें 1856 नहीं 56 के कानून ने बाध्यकारी बनाया। ठीक है, तो यहाँ 55 की जगह 56 होता था। अब ये समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे, तो उनकी मतलब ऐसी अवधारणा थी कि समुद्र पार करने से हमारा धर्म नष्ट होता है, तो इसलिए वो समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तीसरा जो है, किसानों से भारी भरकम कर वसूली जाती थी। तो देखिए, सिपाही जो थे वो भारतीय ही थे, और अंग्रेज जब किसानों से कर वसूलते थे ना भारी भरकम, तो इन्हें अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा घटिया फील होता था। इस अनुसार आंसर हमारा ये भी तीसरा भी प्रश्न को ऑप्शन सही है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 किस में है, ए में है, तो इस अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्या कहता है कि मांझा प्रवाह नामक पुस्तक किसने लिखी। तो मांझा प्रवाह नामक पुस्तक किसने लिखी पूछ रहा है, तो इसे लिखी विष्णु भट्ट गोडसे ने। किसने, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी। अब मांझा प्रवाह पुस्तक क्या है, तो ये ना क्या हुआ कि ये साउथ इंडिया की तरफ थे और उधर से आ रहे थे बनारस, मतलब प्रोग्राम करने के लिए। तो कुछ सिपाही मिले, ठीक है, और इनसे कहने लगे कि आने वाले समय में ना एक बहुत बड़ा अंग्रेजों षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच मतलब उनके धर्म भ्रष्ट करने के लिए। ठीक है, वो कारतूस वाली बात सिपाहियों ने इन्हें बताई, तो इन्होंने ना अपनी इसी पुस्तक में लिखा था। ठीक है, और लोगों को बताने की कोशिश की थी, बस लोग इनकी बातों पर विश्वास नहीं किए थे। तो वही था मांझा प्रवाह, और विष्णु भट्ट ने लिखा था इसी के बारे में। ठीक है, 1857 की क्रांति से पहले कि ऐसा होने वाला है कि जिससे हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो यही इसमें लिखा गया था मांझा प्रवाह में। कौन लिखे थे, विष्णु गोडसे ने लिखा था। 56 है, 1857 के सिपाही विद्रोही के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, इस पर विचार करना है। 1857 की क्रांति, तो बोल रहा है 10 मई 1857 का यह विद्रोह मेरठ में मंगल पांडे को फांसी के विरोध में प्रारंभ हुआ। नहीं दोस्त, देखिए 10 मई को तो प्रारंभ हुआ, लेकिन मंगल पांडे की फांसी के विरोध में प्रारंभ नहीं हुआ था। ठीक है, ये कारतूस जो लगे थे ना, वो गाय और सुअर की चर्बी के, उसके विरुद्ध में हुआ था, तो ये कथन गलत है। ठीक है, चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना, ये सही है। ठीक है, दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का स्वागत किया, नहीं, वो विद्रोहियों का स्वागत नहीं किए थे। ठीक है, उनकी एज लगभग 65 प्लस हो गई, 80 प्लस थी, तो वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, वो विद्रोह करना नहीं चाहते थे, वो आखिरी समय में मतलब चैन से जीना चाहते थे। लेकिन सिपाही जाकर उनके आगे आग्रह किए, तो फिर उन्होंने मजबूरी में स्वीकारा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम देश के लिए लड़ेंगे, और फिर उन्होंने देश के पक्ष में आकर देशवासियों का साथ दिया, न कि अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, तो इस अनुसार हमारा तीसरा गलत है। ठीक है, तो सही कौन है, 2 है। तो आगे देखते हैं पूछा क्या है। ठीक है, तो पूछा है कि सत्य कथन बताएं, तो सत्य कौन था, तो सत्य तो 2 था। ठीक है, सत्य सिर्फ 2 था, तो हमारा 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 57, यह भविष्यवाणी किसने की कि अंग्रेजों का शासन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। तो यह भविष्यवाणी किसने की थी, तो ये किया था अहमदुल्ला शाह ने। इसे डंका साहब भी कहा जाता था। ठीक है, और इन पे अंग्रेज कितने का इनाम रखे थे, 50,000 का इनाम रखे थे उस समय। अब बोल रहे हैं आगे 58 नंबर प्रश्न, पाइका विद्रोह किस राज्य में हुआ था। पाइका विद्रोह ना उड़ीसा में हुआ था। कहाँ, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, आगे है 59 नंबर प्रश्न, क्या है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ठीक है, तो ये किसने तय किया था, तो ये तय किया था कैनिन ने। ठीक है, क्योंकि 1857 के समय कैनिन ही था, और यही बोला कि मुगल बादशाह जो है ना वो आखिरी बादशाह होंगे, और इनके बाद जो बादशाह होंगे ना वो छोटे स्थानों पर रहेंगे, लाल किला में नहीं रहेंगे, कुतुब मीनार या दिल्ली की कई छोटी बस्ती में रहेंगे, और ये इनके जो शहजादे होंगे ना वो बादशाह नहीं कहलाएंगे। ये सब बातें वो बादशाह नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, तो राजकुमार कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें ने कौन कहा था, तो कैनिन ने ही सब कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं 60 नंबर, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म के प्रोत्साहन करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए। ठीक है, तो निम्न में से इन्हें कौन से कदम उठाए, तो बोला 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को जमीन पर व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा किया गया था क्योंकि 1813 में ही वो क्या किए थे, धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को बुला लिए थे। आगे है 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार दे दिया जाएगा। हाँ, ये
लालच दे रहे थे कि भारतीय क्या करें ना, इस वजह से भी ईसाई धर्म को अपना लें, जो मुसलमान है वो भी ईसाई बन जाए और जो हिंदू है वो भी ईसाई बन जाए। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस संदर्भ में ए भी सही है, दूसरा भी सही है, तो 1, 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो देखिए दोस्त, इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ठीक, नंबर प्रश्न बोल रहा है 1857 के विद्रोह के बागी और उससे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। ठीक है, यहाँ दिए गए हैं क्रांतिकारी और इधर क्षेत्र है। नाना साहब कानपुर से, ब्रिजेश कादिर लखनऊ से, रानी अवंतीबाई लोधी यह रायगढ़ से कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से कर रही थी। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा आंसर BACD कि जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो BACD डी में है। ठीक है, तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 63 नंबर प्रश्न। ठीक है, बोल रहा है विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो देखते हैं कथन क्या है। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के लिए एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। नहीं दोस्त, 1861 में नहीं हुई थी, 1862 में हुई थी। ठीक है, इस संदर्भ में ये गलत है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। बिल्कुल, वहाँ कौन था? तो वहाँ कंट्रोल करने वाला ह्यू रोज था। ठीक है, ह्यू रोज। 3 नंबर प्रश्न है, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसान की सहायता से छापामारी युद्ध कर रहे थे। ये भी सही है। तो सही कौन कौन है? 2 और 3 है, 1 गलत है। तो बोल रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो 2, 3 सही है, तो 2, 3 बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न इतना है 64 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 64 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने अपने नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। तो दोस्त, जब 1857 की क्रांति को दबा दिए ये लोग, तो फिर ये थोड़े डर गए थे। तो क्या हुआ कि कंवर महारानी के पास गई, तो महारानी ने उधर से एक फरमान भेजा, जिसको इलाहाबाद में ठीक है पढ़ा गया कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो फरमान में था कि अब कंपनी का शासन बंद किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ महारानी का शासन चलेगा, इंग्लैंड के महारानी का शासन चलेगा। ठीक है, और कंपनी का शासन बंद किया जा रहा है, और जो गवर्नर जनरल होते थे उनका पद खत्म किया जा रहा है, और उनकी जगह वायसराय का पद लाया जा रहा है। ठीक है, तो इस संदर्भ में लोग थोड़ा शांत हुए और लोगों को सांत्वना दी गई कि आपके धर्म के पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब नए लोगों की ज़मीनें नहीं हड़पी जाएंगी, जिनके पुत्र नहीं हैं वो दंतक पुत्र लिए हुए हैं उनको अपना हक दे दिया जाएगा, नहीं छीना जाएगा। ठीक है, वो मतलब ये सब इसलिए ऐलान किए कि लोग फिर से इतना बड़ा विद्रोह ना करें। ठीक है, उनका मोटिव यही था 1857 में। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम पढ़ते हैं 1 नंबर प्रश्न। 1 नंबर हमारा ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। जी बिल्कुल, ठीक है, उस समय कंपनी का शासन बंद कर दिया गया था। ठीक है, और ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया। दूसरा है, डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत को त्याग दिया गया। जी हाँ, डलहौजी ने जो व्यापकगत सिद्धांत दिया था उसको त्याग दिया गया, और स्थानीय शासकों को दंतक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई। ठीक है, हाँ ऐसा हुआ, मतलब जो डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत लाया था कि जिनके अपने पुत्र नहीं है, दंतक पुत्र हैं, तो उनको उनकी जो शासन व्यवस्था है, उनकी जो अपना साम्राज्य है वो कंपनी ले लेगी, तो ये सब प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। तो 2 भी सही है। तीसरा है, अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। जी हाँ, इन्होंने बोला कि अब हम भारतीय लोगों के धर्म में या फिर रीति रिवाजों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और उसका सम्मान करेंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो जब तीनों सही है और पूछ रहा है क्या नीतियों को बदलाव किए गए सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य तो तीनों है। ठीक है, तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, जिसमें 1, 2 और 3 सब है। ठीक है, 1, 2, 3 सब है। आगे है 65 नंबर प्रश्न, प्रत्यावादियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति थे। दोस्त, ये प्रचारवादी व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, ये प्रचारवादियों के विरोध थे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। वे भारतीय विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। जी हाँ, ये ऐसे व्यक्ति थे जो मानते थे कि जो कि भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी, उन्हें ज्ञान विज्ञान की जो शिक्षा दी जाएगी ना, उनकी मूल भाषा में, उनको अपनी भाषा में दी जाए, ना कि उन पर एक और अंग्रेजी भाषा थोप दी जाए। तो ये इनका राय था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 गलत है, 2 सही है। बोल रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन तो 2 है, तो हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 66 नंबर क्या है? एक अच्छे यूरोपीय, ठीक है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि एक यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही
मतलब एक खाना ही, खान में एक जैसे खाने नहीं होते हैं उसमें एक किताब रखे होते हैं, तो बोला कि सिर्फ एक खाना ही भारतीय अरब की समूचे देसी साहित्य, भारतीय और अरब की समूचे देसी साहित्य के बराबर है। देखिए जी कितने मतलब कैसे लोग थे, ठीक है, इन सब के बराबर है बोल रहा था कौन, तो ये बोल रहा था लॉर्ड मैकाले बोल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं कितना 67 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला। देखिए दोस्तों 1813 में ना इस ईसाई मिशनरियों को यहाँ भारत में आने की अनुमति दी है। अभी मिशनरी लोग क्या करते थे, तो ये जो ईसाई मिशनरी हैं उनके अंग्रेज़ों के क्या थे, विद्वान लोग थे, धर्म प्रचारक लोग थे, ठीक है, वो धर्म के बारे में जानते थे। तो ऐसा ये आए भारत में 1813 के बाद इनको छूट दे दी गई कि जाइए आपको खुली छूट है, आप भारतीयों को कन्वर्ट कराइए, ठीक है, उन्हें समझाइए कि व्यक्तिगत जो शिक्षा है ना वो व्यक्तिगत शिक्षा है और व्यक्तिगत शिक्षा सिर्फ ईसाई धर्म में ही दी जा सकती है। लोगों को भड़काइए किसी तरह से उन्हें ईसाई धर्म में लाइए। तो ये इसीलिए ईसाई मिशनरियों को, तो ईसाई मिशनरी कौन थे, तो ये इनके धर्म प्रचारक थे ईसाई मिशनरी, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले अपना मिशन कहाँ खोला था, तो ये खोला था श्री रामपुर में। कहाँ, श्री रामपुर, मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 68 नंबर, मतलब 68 नंबर क्या बोल रहा है कि विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या बताना है, सत्य बताना है कि कौन सा सत्य है। तो देखते हैं इसमें, बोल रहा है बंगाल और बिहार, ठीक है, बंगाल और बिहार 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ थी। कौन बताया था, एडम विलियम्स। देखिए दोस्त क्या हुआ था ना कि एडम विलियम्स जो ईसाई मिशनरी में से था, तो इसको पहले ये रिपोर्ट दी गई कि आप जाइए पूरा बंगाल बिहार मतलब उत्तर भारत की स्कूलों की जांच करिए, ठीक है, और देखिए वहाँ क्या स्थिति है। तो ये गया जांच किया तो पाया कि एक स्कूल जो है ना 1 लाख से ज़्यादा है और कोई प्रॉपर स्कूल नहीं है। स्कूल कहीं बगीचा के नीचे है, किसी दुकान के पास में है, कोई अपने घर में चला रहा है, ठीक है, कहीं बरगद के नीचे स्कूल चल रही है, तो उन सबको गिनना पड़ा। और बोला कि ऐसे मतलब कोई प्रॉपर मास्टर भी नहीं थे, ठीक है, कोई चचा लोग या फिर कोई बड़े सरदार या सेठ लोग जो भी पढ़ाना चाहते थे, मतलब थोड़े पढ़े लिखे थे, तो वो लोग पढ़ा रहे थे, तो कोई प्रॉपर मास्टर भी नहीं थी, उनकी कोई आमदनी भी नहीं थी, बच्चों का जो फीस होता है वो भी नियमित तय नहीं था, ठीक है, जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा पैसे फीस था, जो गरीब लोग थे उनको कम पैसे का फीस था, और जो पूरा असहाय लोग थे उन्हें फ्री भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो इस अनुसार बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ मिली, ठीक है। और विलियम एडम ने ही बताया कि मतलब जो यहाँ के स्कूल मौसमी होते हैं, ठीक है, जब फसल की बुआई और कटाई होती है तो उस समय छुट्टियाँ मिल जाती है, लेकिन बाकी समय सब दिन पढ़ाई होता है, ठीक है। यहाँ हर एक वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षण, अलग अलग वर्ग नहीं था, ठीक है। एक स्कूल में 20 से कम बच्चे होते थे। कौन बता रहा था ये सब, विलियम एडम बता रहा था, ठीक है, कि एक वर्ग में मतलब हर वर्ग के लड़के के लिए अलग अलग वर्ग नहीं था, ठीक है, चाहे सीनियर बच्चे हों या जूनियर बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, सब एक ही क्लास में बैठाए जाते थे और सबसे बारी बारी मास्टर से मिलते थे और उनका मतलब उनके प्रश्नों का हल करते थे। तो ये सब कौन बताया था, विलियम एडम ने बताया था, ठीक है। दूसरा जो इसके संदर्भ में कथन दिया गया है, बोल रहा है क्या, इन स्थानीय विद्यालय में बहुत कम फीस निर्धारित थी। नहीं दोस्त, बहुत कम फीस तो निर्धारित नहीं थी, लेकिन कोई फीस निर्धारित नहीं थी। जो अमीर बच्चे थे उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते थे, जो गरीब थे उनसे कम लिए जाते थे, और जो असहाय थे उनसे लिए ही नहीं जाते थे। तो इस संदर्भ में ये गलत है। तो बोल रहा है क्या कि सत्य कथन के बताया, तो सत्य तो सिर्फ एक है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 69 क्या है, आगे है प्रश्न 69, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्त जब रविंद्रनाथ टैगोर ही पढ़ने जाते थे ना स्कूल में, तो उनको ऐसी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है, वो बोरिंग फील करते थे। तो इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जहाँ बच्चे खुश रह सके, उसे ही क्या कहा गया, शांति निकेतन कहा गया। तो बोल रहा है क्या कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी, तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी, ठीक है, 1901 में की थी। आगे है 70 नंबर प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ना ये किया था, क्या नाम है इनका, विलियम जोन्स ने किया था। कौन, विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न कितना है, 71 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई। कहाँ, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो दोस्त जब अंग्रेज़ भारत आए थे ना, तो भारत के ग्रंथों को समझने के लिए, चाहे वो हिंदू में ग्रंथ हो या मुसलमानों में हो, उसको समझने के लिए इन्होंने मदरसे भी खुलवाए और हिंदू कॉलेज भी खुलवाए। तो मदरसों को खुलवाया था 1781 में, ठीक है, और कॉलेज जब खुली वो खुली 1791 में। ये भारतीयों के लिए नहीं खोला गया था, अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए खोला था। किस लिए, कि जब भारतीय ग्रंथों को समझने के लिए, ठीक है, और भारतीयों को भाषा को जानने के लिए, ताकि भारतीय जो है उनकी भाषा भी जान सके। इस संदर्भ में इन्होंने ये मदरसे और हिंदू कॉलेज खुलवाई थी। तो बोल रहा है क्या कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना के समय, स्थापना कब हुई थी, तो हिंदू कॉलेज की बनारस में तो 1791 में हुई थी, ठीक है। और कलकत्ता में जो वो खुला था क्या मदरसा, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1781 में। तो यही पूछ रहा है क्या कि उस समय जो शासक था, उस समय जो गवर्नर जनरल थे, मतलब
कौन थे, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो उस समय ना कर्नवालिस था। कौन? कर्नवालिस था, ठीक है। आगे देखते हैं 72 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या है 72 नंबर? तो 72 नंबर देखते हैं। बोल रहा है मैकाले के मिनट्स के आधार पर, मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा को अधिनियम पारित किया गया? तो अंग्रेजी शिक्षा को अधिनियम मैकाले की अध्यक्षता में कब? 1835 में पारित किया गया था, ठीक है। अब बोल रहा है 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। मैकाले ने लाया था क्या? अंग्रेजी शिक्षा नीति कब? 1835 में। लेकिन अब क्या हुआ? 1854 में वुड डिस्पैच आया। इसे कहते हैं क्या? शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच को। अब वुड डिस्पैच, ठीक है, कौन लाया था? तो ये डलहौजी लाया था, ठीक है। किस लिए? तो शिक्षा के लिए कि बड़े मतलब जो कॉलेज में बच्चे हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा से संबंधित था ये। तो आगे देखते हैं इसमें जो कथन दिए गए हैं उसमें सत्य कौन कौन से हैं, ठीक है, सत्य कौन कौन से हैं। तो देखते हैं वुड डिस्पैच के बारे में क्या दिया गया। तो वुड डिस्पैच के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नीति चरित्र उत्थान का तर्ज किया गया। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। वो जो यूरोपियों की भाषा थी अंग्रेजी, उसी तौर तरीके से क्या किया गया कि 1854 में वुड डिस्पैच लाया गया और उसी तौर तरीके से भारतीयों के शिक्षाओं को डेवलप करने की इसके तहत कोशिश की गई। तब इसी को हम कहने लगे क्या कि ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। कौन? वुड डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया। तो पूछ सकता है सरकारी विभाग का गठन किया गया कब? तो कब? 1854 में। किस आधार पर? तो वुड डिस्पैच के आधार पर किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तो ये भी सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था। ये भी सही है। तो इस संदर्भ में तीनों सही है। तो तीनों हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। क्या है 74 नंबर प्रश्न? तो 74 बोल रहा है महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं क्या बोल रहे थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। जी हाँ, ये अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। क्यों थे? क्योंकि ये कह रहे थे कि जो भारतीयों की अपनी भाषा है, तो भारतीयों को ना शिक्षा अपनी भाषा में दी जाए, ना कि अंग्रेजी एक भाषा उन पर थोप दी जाए, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा उनको अपनी भाषा में ही दी जाए, इसलिए ये विरोध कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। बोल रहा है उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, ये उनका मानना था, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता यह लेना ही शिक्षा नहीं है। तो बोल रहे हैं उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। ये मानते थे गांधी जी कि जो पढ़ और लिख लेना ही शिक्षा नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कथन सही है। तो बोल रहा है क्या? कि सत्य कथन बताया। तो सत्य तो तीनों है, तो हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो टैगोर की शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। जी हाँ, ये भी खुश नहीं था अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से, ठीक है। क्योंकि भारतीयों के पहले इससे पहले भारतीयों को मतलब अंग्रेजी से उतनी जान पहचान थी नहीं। जो बाहर लोग पढ़ते थे वही जानते थे, लेकिन हमारे यहाँ हमारे लोगों के लिए क्या था? अंग्रेजी एक नई भाषा थी, ठीक है। और मूल भाषा में ना दे करके शिक्षा जब अंग्रेजी में दी जाने लगी ना, तो लोगों ने अपनी नाराजगी जताई थी। तो टैगोर ने भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। ये भी सही है। उनके अनुसार सूचनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा की श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। जी हाँ, ये भी सही है। तो इस 75 के तीनों सही है, तो डी ऑप्शन में डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है सती शब्द का क्या अर्थ होता था। तो सती शब्द का ना अर्थ ताकतवर महिला नहीं, साहसी महिला नहीं, सदाचारी महिला। मतलब वैसी महिला जो मतलब अपने पति के गुजर जाने के बाद उसके साथ अपनी जान भी त्यागने को तैयार होती थी, उसी महिला को क्या कहते थे? सदाचारी महिला, ठीक है, सदाचारी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आग में समाहित होने वाली महिला मत मार देना, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या मारना है? सदाचारी महिला। देखिए ये सब प्रश्न आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे दोस्त। ऐसे प्रश्न आपने सच में कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगर सच में ईमानदारी से बात कर रहे हो ना, तो सच बताना, क्या अपने ऐसे प्रश्न पढ़ा था? नहीं ना, एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। अगर एग्जाम में आ गए तो क्या करेंगे? एनसीईआरटी तो पढ़े नहीं है, तो फिर कैसे लगाएंगे? इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 77 नंबर है। 77 नंबर बोला विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्त विधवा विवाह के संदर्भ में हमें बात करना है। तो ये कब आया था? तो ये आया था कैनिन के समय, और कैनिन कब था? 1856 में था, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही ना विधवा पुनर्विवाह की मान्यता मिली। मतलब विधवा जो महिलाएं हो जाती थी ना, उनको शादी करने का अधिकार मिला, ठीक है, शादी करने का अधिकार मिला। तो इसे शुरू करवाया था कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही। और एक विधवा महिला का अपने नौजवान बेटे से शादी करवाकर इन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। एक नंबर है कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिए। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा
विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दी है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध नहीं है, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, फिर भी इनको कुछ लोग क्या विरोध कर रहे थे, तो ये कथन सही है, 1 नंबर। दूसरा है 1856 के एक कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। जी हाँ, 1856 में एक कानून लाया गया जिसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब से विधवा पुनर्विवाह को प्रतिबंधित नहीं किया गया, मतलब उसे चालू किया गया कि विधवा विवाह अब होगा, पहले नहीं था। ठीक है, तो ये इस संदर्भ में गलत है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल भाषा इलाकों में वीर सैलिंग पंतुली ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। नहीं, इसके ये समर्थन में नहीं, इनके विरोध में संगठन, इनके विरोध करने वाले भी कई लोग थे कि हमारे धर्म पर भ्रष्ट कर रहा है। ठीक है, ये आके नई नई चीज़ें ला रहा है अंग्रेजों के कहने पे। ठीक है, और ऐसे ही लोग इनके विरोध में भी आए थे, तो ये भी कथन गलत है। तो सही पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन है, तो सत्य तो सिर्फ एक है, तो हमारा एक मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न है। 78 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ठीक है, कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, तो वो थी रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने ही ना मुस्लिम लड़कियों के लिए कलकत्ता में और पटना में क्या स्कूल खोले थे। ठीक है, आगे है 79 प्रश्न। ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखा था, तो ये लिखा था रमाबाई ने। ठीक है, रमाबाई ने लिखा था। ये क्या थी, तो एक संस्कृत की महान विद्वान महिला थी। ठीक है, और ये हिंदू धर्म के महिलाओं का दमन करता देख रही थी, तो वही आवाज़ उठाई। ठीक है, कौन, रमाबाई। आगे देखते हैं कितना 80 प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। बाल विवाह के संदर्भ में तो यह 1929 में पारित किया गया। जी हाँ, इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती। नहीं दोस्त, 14 नहीं था, क्या था, 16 था। ठीक है, तो ये गलत है। तो बोल रहा है क्या कि इसका संदर्भ में सही कौन है, तो सही तो सिर्फ एक है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किए थे, तो अम्बेडकर ने ना मंदिर प्रवेश शुरू किया था 1927 में। कब, 1927 में अम्बेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। आगे है प्रश्न क्या है, कितना, राजाराम 82 है। राजाराम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोल रहा है उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो हाँ, उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, राजाराम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तो हाँ, ये पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में के पक्ष में थे। ठीक है, राजाराम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी। नहीं, राजाराम मोहन राय नहीं की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। ठीक है, कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। तो तीसरा गलत है, तो सही कौन कौन है, 1 और 2 है, तो हमारा राइट आंसर सी होगा, 1 और 2। ठीक है, आगे है 83 नंबर क्या है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधारक की पहल प्रारंभ की थी। तो समाज सुधारक की पहल प्रारंभ करने वाले प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कौन थे, तो वो थे राजाराम मोहन राय। ठीक है, राजाराम मोहन राय प्रथम समाज सुधारक यही थे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है कितना नंबर प्रश्न, 84, बोल रहा है क्या, विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया। विधवा विवाह का कानून तो आया था लॉर्ड कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन, लॉर्ड कैनिंग था। विधवा विवाह कानून ये कब आया था, तो 1856 में आया था। ठीक है, 1856 में आया था। उस समय कौन था, कैनिंग था। 1857 में क्या हो गया था, क्रांति हुई थी 1857 में, उस समय भी कौन था, कैनिंग था। ठीक है, और ये प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी है। ठीक है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों और उनके क्षेत्र का मिलान करें। ठीक है, जो सुधारक हैं और उनके जो क्षेत्र संबंधित है उससे मिलान करना है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं हम। बोल रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ के थे, तो ये कोलकाता के थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले कहाँ के थे, तो ये महाराष्ट्र की थी। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो कहाँ के थे, राजाराम मोहन राय, तो वो अलीगढ़ नहीं पंजाब के थे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, भोपाल की बेगम कहाँ की थी, तो भोपाल की बेगम ना अलीगढ़ की थी। तो इस अनुसार एक का बी किस में है, तो इसमें सी है, इसमें ए है, सी है और इसमें भी है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 का ए इसमें भी है, इसमें भी है। 3 का सी होगा, लेकिन 3 का सी इसमें नहीं है, सी में, तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कितना 86 नंबर प्रश्न देखेंगे। 86 नंबर प्रश्न क्या है, 86 नंबर प्रश्न तो देखते हैं क्या है। बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब पारित की थी। हाँ, ताराबाई शिंदे ने जी थे ना, एक स्त्री पुरुष तुलना के नामक किताब भी प्रकाशित किया था। ठीक है, ताराबाई शिंदे ने। बोल रहा है कि पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं को दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। नहीं, सभी नहीं, सिर्फ
जो ऊंची जात की महिलाएं थी उन पर लिखी थी, सभी नहीं, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो सही कौन है? तो सही एक है, तो इस अनुसार हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 87 नंबर प्रश्न। क्या बोला गया है? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आया था 1929 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया था। 88 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है क्या? जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो परमहंस मंडली गठन ना 1840 में किया गया था। और परमहंस मंडली का गठन किस लिए किया गया था? तो जाति उन्मूलन के लिए। ठीक है, जाति उन्मूलन के लिए। आगे देखते हैं 89 नंबर प्रश्न क्या है? जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। क्या निम्न कथन पर विचार करना है? तो बोल रहा है सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की थी। तो नहीं, इन्होंने पश्चिम भारत में नहीं, क्या किए थे? मध्य भारत में किए थे। ठीक है, इसलिए ये गलत है। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मथुआ पथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। तो ये सही है। ठीक है, इन्होंने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था, तो ये सही है। तो बोल रहा है सत्य कथन बताए, तो सत्य तो सिर्फ 2 है। इस अनुसार हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 90 नंबर प्रश्न क्या है? 90 नंबर प्रश्न है कि ओरू जाति और ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यानु यानी मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? तो यह श्री नारायण गुरु का। और श्री नारायण गुरु का है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बोल रहा है 91 नंबर, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फुले ने किस वर्ष की थी? तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। ठीक है, 1873 में की थी। आगे देखते हैं, मतलब ये किस आधार पर था? तो अन्याय जो फैल रहा था ना निम्न जाति पर, तो उन्होंने ही वही पुस्तक लिखी थी। कौन? अन्याय के खिलाफ, जो निम्न जाति के खिलाफ बढ़ रहे थे, उसी को लिखी थी गुलामगिरी में। कौन? ज्योतिबा फुले अपने बुक में। और कब इसको प्रकाशित किया गया? तो 1873 में। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना ना 1867 में की गई थी। ठीक है, 1867 में की गई थी। आगे देखते हैं 93 नंबर प्रश्न है। 93 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे की गई थी। ठीक है, कब कांग्रेस की स्थापना? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ठीक है, कब? 1885 में। बोल रहा है इस स्थापना हो जाने के तुरंत बाद, ठीक है, भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांग की गई थी। तो इसके एक ऑप्शन है न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य अलग अलग किए जाए, ये क्या मांग की गई थी? तो हाँ, ये मांग की गई थी। दूसरा है आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, ये भी सही है। ठीक है, भारतीयों को स्वशासन दिया जाए, नहीं, इसमें स्वशासन की बात नहीं होती। प्रथम में ही स्वशासन की बात नहीं हुई थी। स्वशासन की बात कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन ये जो पहली मतलब स्थापना के तुरंत बाद ही नहीं किया गया था। इस संदर्भ में ये गलत है। तो सही कौन कौन है? 1 और 2, और 1 और 2 सी ऑप्शन है, इसलिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ना 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 95 नंबर प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न क्या है? तो ये बोल रहा है कि नटाल कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन से? नटाल कांग्रेस के संबंध में। तो देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। जी हाँ, नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने ही किया था, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, दूसरा है इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। हाँ, साउथ अफ्रीका में, मतलब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भेदभाव से संबंधित मामलों को दूर करने के लिए किया था। तो इस संदर्भ में अरे ये गलत नहीं है, क्या है? ये सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। तो बोल रहा है क्या सत्य कथन बताएं? तो सत्य 1 और 2 दोनों है। तो इस अनुसार हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 96 नंबर प्रश्न। अपमान व याचना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अपमान या याचना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल कब 1900 मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। आगे है 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न क्या है? तो ये बोल रहा है कि तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे? तो ये किसने लगाए थे? तो मतलब क्या हुआ था ना कि तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही थी मजदूरों को। और कहाँ के मजदूर थे? तो वो असम के जो चाय बागान के मजदूर थे ना, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई थी। तो वहाँ के ही मजदूरों ने गुस्से में आकर एक तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसमें नारे लगाया गया गांधी महाराज की जय। तो ये कहाँ के मजदूर थे? तो असम के चाय बागान के मजदूर थे। ठीक है, असम के चाय बागान के। तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना 98 नंबर प्रश्न। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आर्म्स एक्ट लाया था 1878 में। ठीक है, कब? 1878 में आया था। आगे देखते हैं कितना नंबर प्रश्न है। तो आगे है 99 नंबर प्रश्न। इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, कि इल्बर्ट बिल क्यों लाया गया था, इस पर विचार करना। तो अब 1 नंबर दिया गया है। 1833 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। तो ठीक है, इसी का प्रयास किया गया था। इसको 1883 में ही लाया गया था। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। अब किस लिए आया था? तो ये इसलिए पारित किया गया था कि जो भारतीय
वकील थे, ठीक है, न्यायाधीश थे, वो अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की सुनवाई अंग्रेजी कोई न्यायाधीश करेगा और कोई वकील करेगा। तो इस संदर्भ में लाया गया था कि भारतीय वकील भी और जज भी अंग्रेजों की सुनवाई कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एल्बर्ट बिल लाया गया था 1883 में, ठीक है। दूसरा जो है, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों, दोस्त अखबारों से संबंधित नहीं था, ठीक है, अखबारों से संबंधित नहीं था, ये किससे संबंधित था? वकीलों से। वकीलों को हक दिया गया कि आप भारतीय वकील भी अंग्रेजों की सुनवाई कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में ये तो गलत है। बोल रहा है सत्य कथन बताया, सत्य सिर्फ एक है, यानी ऑप्शन ए है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कितना 100 पर 100 क्या है। तो बोल रहा है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1885 में देश भर में 18 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो हाँ, मुंबई की ग्वालियर संस्कृत कॉलेज था, ग्वालियर टैंक मतलब संस्कृत कॉलेज था, उसी में क्या किया गया कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब? 1885 में, ठीक है। ईओ ह्यूम की अध्यक्षता में किया गया था। दूसरा है, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, ये भी सही है, ठीक है। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य रहने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही हैं, ठीक है। आगे है क्या? तीसरा है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ईओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जी हाँ, ईओ ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी सही है। क्या पूछ रहा था? सत्य कथन बताया। तो सत्य तो तीनों है, तो 1 2 3 सब हो जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। इसी में 1 2 3 है। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो बोल रहा है स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये किया था गर्मपंथियों ने, ठीक है, गर्मपंथियों ने किया था। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क क्या दिया था? तो अंग्रेजों ने ना ये बंगाल का बंटवारा किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल है आज भी पश्चिम बंगाल है, और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है, ठीक है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था वही। तो अंग्रेजों ने ना बंगाल का विभाजन किया और उन्हें तर्क दिया। उनका मेन मकसद था कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग बांट दिया जाए, ये ना मिले, ना हमारे खिलाफ षड्यंत्र करें, ठीक है। इनका मेन मकसद ये था। लेकिन इन्होंने बताया कि हम प्रशासनिक असुविधा के कारण, ठीक है, सुविधा लाने के लिए, प्रशासनिक में सुविधा लाने के लिए क्या कर रहे हैं? बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसका बंगाल जो बंटवारा हुआ इसके संदर्भ में कड़ी विरोध भी हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। और इसको रद्द कब किया गया? तो 1911 में दिल्ली के तृतीय दरबार में इसको रद्द भी कर दिया गया था, ठीक है। और जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय कौन था? तो उस समय करजन था, ठीक है। तो उसी ने क्या किया था? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, ठीक है। कब? तो 7 जुलाई को घोषणा किया था। और लागू कब से हो गया था? तो 16 अक्टूबर से लागू हो गया था 1905 में, ठीक है, 1905 में। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। आगे है 103 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैलाए गए? ठीक है, जो रूसी क्रांति हुई थी कब? 1817 में। उसमें से प्रमुख विचार कौन से निकालकर संपूर्ण विश्व में फैलाए गए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें निकाला गया समाजवाद का विचार। किसका? समाजवाद का विचार निकालकर पूरे विश्व में फैलाया गया। तो इस अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कितना? 104 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या? 1919 के पश्चात मतलब बाद ही होता है। 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। कारण पढ़ते हैं क्या कहते हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी का परिणाम स्वरूप जनता तटस्थ हो गई। तो जी हाँ, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना तो क्या हुआ? मार्केट में महंगाई बढ़ने लगी, जिस कारण मतलब जनता में क्या हुआ कि जनता आक्रोश में आने लगी। अब बोल रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति सॉरी दूसरा बोलना था कि इसके कारण क्या थे? तो रूसी क्रांति भी थी, तो ये भी था, ठीक है। गांधी जी की सत्याग्रह और अहिंसा का विचार, तो ये भी था, ठीक है। लोगों को जागरूक करने वाले और आक्रोश बढ़ाने वाले में ये तीनों कारण थे। तो सत्य कथन बोल रहा है, तो सत्य तो तीनों है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी। आगे है बोल रहा है रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में बोल रहा है क्या? यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। जी हाँ, जो रॉलेट एक्ट आया था ना कि मतलब किसी को शक के आधार पर उठाकर और जेल में बंद कर देना, तो ये पुलिस को अधिकार दे रहा था और भारतीयों पर एक अंकुश लगाने के लिए आया था, जिसका कड़ी विरोध भी हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। बोल रहा है क्या? दूसरा रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। जी हाँ, ये पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। इसी में ना गांधी जी को पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुए थे। किस आंदोलन के समय? तो रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह चलाए जा रहे थे उसमें। तो हमारा 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे है 106 नंबर बोल रहा है क्या? असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन के संबंध में, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है? ये है खिलाफत
मतलब असहयोग आंदोलन एक खिलाफत आंदोलन के बाद, मतलब खिलाफत आंदोलन जो चल रहे थे भारत में उससे गांधी जी ने समर्थन भी किया था। ठीक है, तो बोल रहा है खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ और फिर दोनों एक साथ जोड़ दिए गए। तो जी हाँ, दोनों एक साथ जोड़ दिए गए और खिलाफत आंदोलन के बाद ही हुआ था। दूसरा प्रश्न है असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। जी हाँ, इनकी मांग थी कि हमें स्वराज हमारी लौटा दो और अंग्रेज यहाँ से जाओ, बाहर निकलो। आप व्यापारी थे, व्यापारी की तरह रहना तो रहिए, नहीं तो जाइए। ठीक है, और इस असहयोग आंदोलन में स्वराज की मांग की गई थी। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, और उपाधियाँ लौटा दी गई। विदेशी कपड़ों की होली यानी होली जलाई गई, मतलब होली चलाई गई मतलब है कि जला दी गई। ठीक है, तो जी हाँ, ये भी किया गया था। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट थे उन्हें बोल दिया गया कि आप अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़ना छोड़ दीजिए। जितने भी सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे उन्हें भी अपील की गई कि आप सरकारी दफ्तरों को जो अंग्रेजों ने बनाई है उन्हें में काम करना छोड़ दीजिए। जो मास्टर से पढ़ाना छोड़ दिए, जो वकील थे वकालत करना छोड़ दिए। और सारे लोग कहाँ आ गए? तो सारे लोग असहयोग आंदोलन में आ गए थे। तो इस संदर्भ में तीसरा भी हमारा सही है। बोल रहा है सत्य कथन का चयन करें तो 1, 2, 3 सब सत्य है। तो डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। 107 नंबर बोल रहा है पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बोल रहा है। तो ए है पंजाब से अंग्रेजों को बाहर करना। नहीं, ऐसा कोई इसका अकाली आंदोलन का संबंध नहीं था कि अंग्रेजों को बाहर कर दिया जाए। अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वाराओं में जमे वैठ भ्रष्ट महंतों को हटाना। तो हाँ, भ्रष्ट महंत जो थे वो कुरीतियाँ फैला रहे थे सिख धर्म में, तो उन्हीं को हटाने के लिए अकाली आंदोलन चलाया गया था, वो भी अंग्रेजों की मदद से। तो हमारा बी बिल्कुल सही होगा। बोला सिखों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीयता की भावना जगाना, ये ऐसा नहीं था, वो अपने धर्म में सुधार कर रहे थे। ठीक है, ये भी गलत है। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सिखों को एकत्रित करना, नहीं, ये भी नहीं था, वो कोई सी आंदोलन के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने धर्म में सुधार के लिए किए थे। ठीक है, तो इस संदर्भ में कौन सा सही है? तो बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 108 नंबर क्या है। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोल रहा है क्या सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज जो था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में पारित नहीं किया गया था, तो ये गलत है। उस समय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, लाहौर की अध्यक्षता 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये गलत है। ठीक है, दूसरा जो है इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो नहीं दोस्त, 26 नवंबर को नहीं, 26 जनवरी को। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये भी गलत है। ठीक है, तो बोल रहा था क्या सत्य कथन बताया। जब दोनों गलत है तो ना तो ए और ना बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 109 क्या बोलते हैं। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, भगत सिंह के संबंध में तो क्या विचार करना है। तो बोल रहा था क्या कि भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की है। तो नहीं दोस्त, इसकी स्थापना 1924 में नहीं हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1928 में हुई। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगर पूछेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट नहीं लगाएगा, रिपब्लिक एसोसिएशन पूछेगा तो 1924। अगर सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पूछेगा ना तो 1928 में मानना है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये गलत है। दूसरा है 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, ये सही है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी सही है। तो सही बताना था तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 जिस ऑप्शन में होगा ना वही हमारा सही होगा। तो 2, 3 किस में है? सी में है, और सी इस संदर्भ में हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या है। तो आगे प्रश्न है 110 नंबर। 110 में कहा गया है राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में पारित स्व सहायता का प्रावधान किया गया था। तो जी हाँ, किया गया था। ठीक है, 1937 में प्राप्त विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो जी हाँ, कांग्रेस की सरकार 11 में से 7 प्रांतों में बनी। 5 में पूर्ण बहुमत था और 7 में बनी थी कि 8 में बनी थी, शायद 7 में ही बनी थी। ठीक है, तो 5 में पूर्ण बहुमत था और 2 में 8 में बनी थी, यहाँ 8 होगा। ठीक है, 8 में बनी थी, तो 5 में पूर्ण बहुमत मिला था और 3 में गठबंधन की सरकार थी, बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। ठीक है, तो ये भी सत्य है। तो बोल रहा है सत्य कथन की पहचान करें तो कौन कौन होगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग
111 नंबर, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किए थे? तो ये जो थे ना, पाकिस्तान स्वतंत्र राज्य कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। कब? 1940 में किए। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना है। वे समाजवादी विचारधारा के नेता थे। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की नेतृत्व भी किया था। हाँ, उन्होंने किया था। तो इस संदर्भ में दोनों कथन सही है। क्या बताना था कि सत्य कथन कौन है? तो सत्य तो दोनों है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 113 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बर्बर सभ्यता कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ की गई? ठीक है। तो ये कब प्रारंभ की गई ये बताना है। तो क्या बताना था? बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई कब मनाए थे? तो 16 अगस्त को मनाए थे 1946 में। ठीक है, 16 अगस्त 1946 में मनाए थे। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। 114 नंबर प्रश्न है। 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संगठन और उनके उद्देश्य के संबंध में विचार करें। ठीक है, देखते हैं। 1 नंबर है, ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोध किया था। जी हाँ, ये मान रहे थे कि मूर्ति पूजा मत करिए और बलि प्रथा का विरोध करिए। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का ऐसा मानना था, तो ये सही है। प्रार्थना समाज जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के विरुद्ध अभियान कर रहा था, ये भी सही है। वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठान की आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। जी हाँ, ये भी सत्य है। बोल रहा है क्या अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था? नहीं, केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक भी था, इसलिए इस संदर्भ में गलत हो जाएगा। तो कौन है उपरोक्त में से सत्य कथन? तो 1, 2 और 3 शव है। ठीक है, तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 किस में है? तो 1, 2, 3 हमारा ए ऑप्शन में है, तो ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 114 नंबर। 114 नंबर देखेंगे क्या है? 114 देख लिए, सॉरी 115 देखेंगे। बोल रहा है क्या सी सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो बोल दोस्त, सी सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर में हुई थी। जी हाँ, लाहौर सी सभा की स्थापना 1879 में हुई थी, तो ये भी सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासों से मुक्त कराना था, तो ये भी सही है। सी सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था और आधुनिक शिक्षा का विरोध कर रहा था। नहीं, ये ऐसा नहीं था। ठीक है, वो मतलब वो आधुनिक शिक्षा का विरोध नहीं कर रहे थे। ठीक है, उनका मानना था जो हमारे में भेदभाव है, जातीय भेदभाव, उसको दूर करना, तो ये इस संदर्भ में गलत है। तो 15 में हमारा आंसर क्या बोल रहा है कि कथन में सत्य कथन कौन सा है? सही कथन बताइए। तो सही कथन 1, 2 और 3 है, तो 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ए में है, तो ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त, ये क्लास NCERT क्लास 8 का था। ठीक है, 8 से संबंधित जितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं वो आज हम सारे पढ़े हैं। ठीक है दोस्त, ये बताएं ये क्लास आपको कैसा लगा? ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्त, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्लास 9th के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उन सबको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।